इन्होंने इतना माहिर कर दिया है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जी हाँ, आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेंटिंग्स के जादूगर बजरंग जी सुथार की। बीकानेर जिले के मोमासर कस्बे में रहने वाले बजरंग जी। आज मिलते हैं बजरंग जी से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें। कहते हैं जिंदगी संघर्ष का नाम है। जिंदगी, इंसान जब जन्म लेता है तब से संघर्ष शुरू होता है और अंत समय तक उसका संघर्ष जीवन के साथ जारी रहता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो संघर्षों को मात देकर अपना एक अलग मुकाम तैयार करते हैं। उन्हीं में से एक शख्स हैं राजस्थान, या ये कहें कि देश के जाने माने चित्रकार बजरंग जी सुथार। बीकानेर ज़िले के श्री डूंगरगढ़ तहसील में मोमासर उपखंड, उसके रहने वाले बजरंग जी सुथार। आज हम मिलने आए हैं बजरंग जी से। तो सबसे पहले हम आप सबका बजरंग जी से परिचय कराते हैं। जी नमस्कार, मैं बजरंग सुथार मोमासर। बजरंग जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि अपने जीवन के शुरुआती दिनों के बारे में। शुरुआती दिनों में बस मैं यही मेरी जो प्राथमिक शिक्षा जो 8 क्लास तक पढ़ा। उसके बाद पापा के साथ काम करने दिल्ली चला गया। दिल्ली में काम करते करते सडनली एक दिन 1994 की बात है, जो नवंबर की लास्ट में काम करते करते अचानक मेरे यहाँ बॉडी में पेन हुआ। पेन होने के बाद में डॉक्टर आए, हॉस्पिटल गया, तो यहाँ से नीचे नीचे पूरा मेरा पैरालिसिस हो गया। उससे पहले आप बिल्कुल सही थे? बिल्कुल सही था। पापा के साथ में फर्नीचर का काम किया करता था मैं दिल्ली में, लाजपत नगर में। और उसके बाद मेरा दिल्ली में ट्रीटमेंट चला और फिर उसके बाद गांव आया। गांव आने के बाद जयपुर रोंगटा हॉस्पिटल में 3 महीने कंटिन्यू मेरा ट्रीटमेंट चला। कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पीर फकीर बाबाओं ओझाओं सबके यहाँ चक्कर काटे, कहीं कोई मेरा इलाज संभव ही नहीं हुआ। फिर रोंगटा हॉस्पिटल में मेरी मुलाकात उन दिनों विनोद जी जोशी से भी हो गई। फिर वो आते जाते थे मेरे घर पे। फिर मैं गांव आ गया और इलाज करवा के काफ़ी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, घटनाएं घटती रही, कभी कुछ कभी कुछ। मेरा मन बहुत अशांत और निराश हो गया। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था, मतलब ये समझिए मेरे अंदर नकारात्मकता इतनी भर गई कि मैं अपने जीवन को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन विनोद जी जोशी आए। मैंने एक प्लान बनाया कि मैंने मेरा टीवी ऑन करके उसका वायर है जो ऑन ऑफ का स्विच, वो मैंने मेरे पास रखा। मेरा प्लान ये था कि मैं इसको काट लूँगा और मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। तो अचानक विनोद जी, मामा एक मिनट। तो विनोद जी ने वो सब कुछ देखा, मेरे पास वायर पड़ी हुई थी इलेक्ट्रिक। वो बोले कि क्या कर रहे हो? वो देखते हुए संबित हुए, वो वायर उठाया, वायर उठा के वहाँ दूर रख दिया मेरे से। फिर मुझसे पूछा क्या कर रहे थे, तो मैंने उनको पूरी कहानी बताई कि मैं तो ये करने जा रहा था। जिंदगी से परेशान हो गए? ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे जीना ही नहीं है एकदम। मेरे सामने कुछ जीने का है ही नहीं, ज़िंदगी जीने जैसी नहीं रही। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं यहीं पे सब कुछ छोड़ रहा हूँ मैं। तो वो मेरे पास बैठे, उन्होंने मुझसे करीबन 2-3 घंटे बातें की और ऐसी ऐसी बातें की कि मेरा निर्णय चेंज हो गया। मैंने उनसे ऐसी, मतलब एक शिक्षा ली उस दिन कि आज तक वो शिक्षा मेरे काम आ रही है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपनी जीवन लीला को आज समाप्त कर देते, मान लो कुछ कर लेते आप, मैं ना आता या फिर कुछ भी कर लेते आप, आपको हम 10-12-15 दिनों में भूल जाते, आपकी कहानी ख़त्म हो जाती। लेकिन आप इन हालातों में कुछ करके दिखाओ, कुछ ऐसा करो जिससे हम आपको याद करें सब। तो मैंने कहा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो बोले कि बहुत कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने मेरा हाथ उठाया, मेरा हाथ गिर गया, वो हाथ उठाया, वो गिर गया। फिर उन्होंने एक जरा सी हरकत, मेरे अंगूठे और एक अंगुली में हरकत देखी। उन्होंने एक पेन अपनी पॉकेट से निकाल के मेरे हाथ में थमा दिया कि आपको कुछ लिखो। मैंने कहा मैं लिख नहीं सकता। तो बोले कि नहीं, कोशिश करो, प्रयास करो, आप ज़रूर लिख पाओगे। तो मेरे पास ऐसा कुछ रख दिया गया और मैं कोशिश करने लगा। तो मुझसे पेन
बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया, पकड़ा ही नहीं गया था उस वक्त, तो मुझे बहुत अभ्यास करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि आप एक वादा करो मुझसे, प्रॉमिस करो। और क्या? बोले मैं अभी जयपुर जा रहा हूँ, आप मुझे 2-3 महीने बाद में एक लेटर लिखोगे। तब मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको एक लेटर लिखूँगा। वो चले गए जयपुर। फिर मैं, ऐसा जुनून शुरू हुआ उस दिन की, बस अब मुझे विनोद जी को एक लेटर लिखना है, एक ऐसा पागलपन। तो मैं वो पेन लेके दिन रात, रात को 12 बजे 1 बजे तक पूरे पूरे दिन ऐसे ही कुछ लिखता रहता, लिखता रहता, लिखता रहता। 2 ढाई 3 महीने बाद मैंने विनोद जी को एक पत्र लिखा, टूटे फूटे अक्षरों में। मुझे नहीं पता था कि मेरी हैंड राइटिंग उस वक्त कैसी थी, बहुत ही शायद बुरी थी। तो विनोद जी ने वो लेटर मेरा पढ़ा, पढ़ते ही उन्होंने तुरंत उसका रिप्लाई भेजा मुझे। रिप्लाई भेजा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने सोचा कुछ कर दिया, मैंने कुछ बड़ा काम किया। उन्होंने इतनी प्रशंसा की, मेरी तारीफ़ की, और बोले कि नहीं आप बहुत अच्छा लिखते हो लेटर, और इतना सुंदर लिखते हो। तो हमारा ये जो पत्राचार है वो 2 साल तक निरंतर चलता रहा, 2 साल तक। वापस वो आपको जवाब देते होंगे? बिल्कुल, वो मैं उनको पत्र देता, वो मुझे वापस। 2 साल तक हमारा, उनके पास एक पूरी बड़ी फाइल है, मेरे पास भी एक उनके पत्रों की बड़ी फाइल है, बना के हमने रखी हुई है सुरक्षित। तो लिखते लिखते फिर वो विनोद जी भाई साहब बोले कि आप एक काम करो बजरंग। वो भी थोड़ा उन दिनों बिजी होने लगे, थोड़ा ऑफिस का काम बढ़ गया। तो बोले मैं शायद आपके हर पत्र का जवाब ना दे पाऊँ, आप एक काम करो, आप डायरियाँ लिखने शुरू करो। तो फिर मैंने, मेरा कुछ डायरियों का कुछ था नहीं, मैं जानता नहीं था कि डायरी क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कुछ पता नहीं था। तो बस वो बोले कि आपके मन में जो आता है वो डायरियों पे उतारो, अपने भावों को उतारो, विचारों को उतारो। तब मैंने डायरियाँ लिखनी शुरू की। मैंने करीबन 9-10 डायरियाँ लिखी। अब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या लिखा था, उस वक्त मेरे पास कुछ लिखने को था भी नहीं। सही मायने में मैंने लिखा तो मेरे गुस्से को लिखा, मैंने अपने नाराज़गी को या क्रोध को, तकलीफ के बारे में, तकलीफ को, मैंने वही उसमें उतारा। और सही मायने में मेरी स्टार्टिंग है वो पेंटिंग की वहीं से हुई थी, उस डायरियों से ही हुई थी। मैंने वो डायरियाँ लिख के रखी। रखने के बाद फिर विनोद जी 2-3 महीने से आते रहते थे, बीच बीच में मुझे संभालते रहते थे। तो वो डायरियाँ भी वो लगातार पढ़ते रहते थे। तो फिर वो डायरियाँ अपने साथ जयपुर लेके गए। जयपुर ले जाने के बाद में वहाँ उन्होंने डायरियों को पढ़ा, पढ़ के फिर वापस डायरियाँ मुझे पहुँचा दी। तो फिर हमारे जो प्रिंसिपल साहब है गौरीशंकर जी जोशी, जो हमारे हेडमास्टर जी थे, तो वो घर पे आए। उन्होंने मेरी डायरियाँ देखी। डायरियाँ देखने के बाद वो भी, मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप अच्छा लिखते हो, बहुत ठीक है, लेकिन आप व्याकरण की दृष्टि से, शब्दों की दृष्टि से आप इसमें पूरा नहीं उतर पाओगे, क्योंकि आपकी शिक्षा है वो कम है, और आप इसमें शायद नहीं कर पाओगे, ये आपका क्षेत्र नहीं बन सकता। तो मैंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है। तो मैं क्या करूं फिर? तो फिर विनोद जी अचानक, मतलब उन्होंने उस वक्त बात को नोटिस किया, मैंने, मुझे कुछ पता नहीं था इसका। तो वो क्या बोलते हैं कि बजरंग आप एक काम करो, जो आप डायरिया बनाते हो, डायरियों के ऊपर जो खाली स्पेस होता है, उस पे जो ये आप बना रहे हो, जो खाली स्पेस है, इस पे आपने जो कहीं पे गाय बना रखी है, कहीं मोर बना रखा है, कहीं पेड़ बना रखा है, कहीं जंगल बना रखा है, पहले बनाए होंगे आपने? हाँ, उसमें मैं मतलब डायरिया लिखता, मुझे नहीं पता है मैं कर रहा हूँ, मैं डायरिया लिखता खाली टाइम, जैसे 2 मिनट खाली टाइम है तो मैं जो डायरियों के ऊपर जो खाली स्पेस है उस पर कुछ बना दिया करता था, ऐसे बैठे बैठे। और मुझे नहीं पता था कि मैंने कुछ बनाया। तो विनोद भाई साहब ने उस बात को नोटिस किया कि आप ये जो छोटा छोटा कर रहे हो इस पे डायरियों के ऊपर, जो इसको बड़ा करना शुरू करो। तब मैंने कहा ठीक है। तो अभी मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैं क्या करता, तो मेरे पास में ये जो अगरबत्ती के पैकेट है, शादी विवाह के जो कार्ड होते हैं उसके ऊपर जो खाली जगह होती है, या फिर ये बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आते हैं उस पर जो कागज़ होता है उस पर मैं कुछ बनाना शुरू कर दिया, ऐसे बना बना के रखना। तो वहाँ से कुछ ऐसा लगा कि कुछ कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, मुझे इतना ही पता था कि मेरे पिताजी जो कार्बिन का काम करते हैं, लकड़ी का, मैं कुछ डिजाइन तैयार कर रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ। तो फिर विनोद भाई साहब जयपुर से आए, आके देखा उन्होंने। देखने के बाद वो भाई साहब बोले कि आप बहुत ये ठीक कर रहे हो और आपको यही करना चाहिए। तो फिर अगली बार जब विनोद भाई साहब आए तो उन्होंने मुझे
पूरा एक आर्ट का किट, जो आर्ट मटेरियल होता है पूरा एकदम, वो ला के दिए मेरे को पूरा किट। बोले आप इस पे काम शुरू करना शुरू करो। मैंने वो काम शुरू कर दिया उस पर। ये बात 2003 की या चार की बात है, जब जॉन सिंह जी विरासत फाउंडेशन के ट्रस्टी है श्री जॉन सिंह जी, वो विनोद जी जोशी, उनकी पूरी टीम, हमारे यहाँ होली का प्रोग्राम होता है गिंदड़ का, वो देखने बहुत प्रसिद्ध एक उत्सव होता है होली का, उसमें वो जॉन साहब और आए देखने के लिए। तो जॉन साहब और विनोद भाई साहब घर पे भी आए, घर पे आए तो उन्होंने वो जो मैं बना रखा था कुछ ऐसा, तो जॉन साहब ने देखा, विनोद भाई साहब ने सबने देखा, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना इसका कुछ किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इस काम को दिखाया जाए लोगों के सामने। तो जॉन साहब ने क्या किया कि मुझसे ऐसे पर पेंटिंग एक ऐसे, उन्होंने एक प्लान तैयार किया कि हम इससे पेंटिंग लेते हैं और पेंटिंग के उसमें इसको मतलब मेहनताना के तौर पे 500 रुपये देते हैं पर पेंटिंग। तो उन्होंने मुझसे पेंटिंग लेना शुरू किया और 500 रुपये मुझे देने शुरू किए। तो मुझे ऐसा लगा कि इन पेंटिंग्स, ये पेंटिंग होती है और बिकती है, इनके पैसे भी मिलते हैं। वो चले गए। फिर 2005 में डिगी पैलेस अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल, जो ये विरासत फाउंडेशन पहले हुआ करता था, तो जॉन साहब और उन्होंने मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन वहाँ पे डिगी पैलेस में लगाया 2005 में। 2005 में मैं गया, पापा को माँ को सबको बुलाया, हम सब गए वहाँ पे। वो सुबह में जब पेंटिंग का वो उद्घाटन हुआ तो काफ़ी लोग आए थे और सबसे जो बड़े लोग आए थे सबने मुझे आशीर्वाद दिया, सबने सराहा पेंटिंग को। और मेरी पेंटिंग वहाँ पे सेल भी हुई। मेरी पेंटिंग 25 पेंटिंग का एक एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन था, तो उस दिन मेरी पेंटिंग सेल हुई 7,500 रुपया पर पेंटिंग उस वक्त 2005 में। तो मैं तो एग्जीबिशन लगा के गांव आया तो कुछ अलग ही माहौल था गांव में। हमारे जो विद्याधर भाई साहब है, सत्येंद्र बाबू है और गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति जो मेरे स्वागत की तैयारियां करके रखी हुई थी, उन्होंने मुझे माला वाला पहनाई। मैंने लगा कुछ करके आया हूँ मैं, कुछ कर दिया। मन में कुछ ऐसा फील हुआ कि कुछ अच्छा करके आया हूँ मैं, तभी मेरा स्वागत हो रहा है गाँव में। स्वागत किया, घर आया, फिर लगते ही शायद 26 जनवरी आ गई, तो फर्स्ट मेरा जो सम्मान हुआ स्कूल में, रामू जी गोदारा ने मेरा फर्स्ट सम्मान किया। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने मेरे शरीर को, मेरे दुखों को मैंने याद नहीं किया और मैं निरंतर पेंटिंग में रहा। और पेंटिंग के लिए मैंने ये जो वक्त है सारा ये पेंटिंग में बिताया है। और अब मुझे लगता है मेरे सामने एक महान लक्ष्य है जिसको मैं साधने के लिए काम कर रहा हूँ। और ठीक है, एक वक्त था जिसमें बहुत सी ऐसी, जिसको बोलते हैं कि विपदा थी, दुख था, आंसू थे, क्रोध था, सारा कुछ था, जिसमें सहा है। और कुछ मतलब मेरे सामने ऐसा रास्ता, मतलब एक पारिवारिक जिसको बोलते हैं, एक शारीरिक, उसके बीच से मुझे एक रास्ता निकालना था और मैंने उस पर प्रयास किया था। और भगवान का, और मैं बोलता हूँ मेरे गुरु श्री विनोद जी जोशी का मुझ पे आशीर्वाद रहे, माता पिता का साथ रहे, मैं वो मार्ग मतलब निकालने में सफल रहा। और मैं मेरे गुरु विनोद जी जोशी की मैंने अंगुली पकड़कर उनके बताए हुए रास्ते पे मैं चला। और आज मैं मेरे चित्रों के माध्यम से मैं मेरी मन की बात कहता हूँ और मेरी पेंटिंग को लोग पसंद भी करते हैं और मैं लगाता हूँ। मेरी एग्जीबिशंस की बात करें तो मेरी फॉरेन में एग्जीबिशन लग चुके हैं, कनाडा में। हमारे गांव के श्री सुरेंद्र जी पटावरी, उनके लड़के कुणाल जी पटावरी, उन्होंने मेरी एग्जीबिशन कनाडा में लगवाई। विदेशों में मेरी पेंटिंग पहुंचाई, विदेशों में पेंटिंग को खूब पसंद किया। और यहाँ पे हिंदुस्तान में मैंने, भारत में अपने दिल्ली में 2 शो कर दिए, जयपुर में 4 शो कर दिए, भूटान में कर दिए, गुड़गांव में कर दिए और जोधपुर में कर दिए। इस करके मेरे यहाँ भी शो हो चुके और 16 शो हो चुके, 10-12 ग्रुप शो तो मैंने 50 शो कर दिए।
अभी मेरा एक ग्रुप शो था बीकानेर में, जो ये मरुधरा में, और अभी मुझे अप्रैल में 2023 में ललित कला, ये जो ललित कला अकादमी का अकादमी। लाइफ टाइम अचीवमेंट है, उससे मुझे सम्मानित किया गया था। और बस चल रहा है ज़िंदगी अच्छे से। और हरि जब भगवान कृपा करता है तो वो पत्थर में फूल खिला देता है। मुझ में कुछ नहीं था, लेकिन एक ऐसी संभावनाएं भगवान में मुझ में मतलब प्रकट कर दी उन्होंने कि तू ये कर सकता है, और मैं ये किया। और मेरी पेंटिंग को लोग देख के यही कहते हैं कि ये आपने नहीं बनाई, हमें भरोसा नहीं होता, हमें यकीन नहीं है कि आप बना सकते हो ऐसी पेंटिंग। मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं बना सकता हूँ। ये सब ऊपर वाले की देन है, उसका आशीर्वाद है, मित्रों का साथ है, सब अच्छे से चल रहा है। जैसे कि बजरंग जी ने कहा कि अगर हरि प्रभु चाहें तो पत्थर में भी फूल खिला सकते हैं, और प्रभु की इस कथनी को बजरंग जी ने सार्थक किया है। यहाँ मैं बजरंग जी से ये जानना चाहूँगा कि जब इन्होंने बताया कि 1994 में इनके साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद पेंटिंग ये बनाते हैं, चित्रकारी ये करते हैं, तो कितनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं, किस तरह से ये पेंटिंग करते हैं? जी, मुझे सारा कुछ इस लेफ्ट हैंड से, ये जो हाथ है इससे सारा कुछ करना होता है। मेरे पास इतनी सी जगह रहती है 1 फीट की, उसी में मुझे पेंटिंग रखनी होती है, मुझे वाटर रखना होता है, मुझे कलर रखने होते हैं, मुझे सारा कुछ यहीं पे मैनेज करना होता है। मैं एक अंगुली और एक अंगूठे से मैं काम करता हूँ, इसमें पूरा मोमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा काम करता है बस। उल्टे हाथ मैं की इसी से काम उल्टे हाथ की सिर्फ एक अंगुली और एक अंगूठा। शायद आम इंसान उल्टे हाथ से 5 उंगली से 4 उंगलियां और अंगूठे की सहायता से भी कुछ काम नहीं कर सकता, और बजरंग जी सिर्फ एक अंगुली और एक अंगूठा, वो भी पूरी तरह से इनका एक्टिव नहीं है, पूरी तरह से काम नहीं करता है, उसकी सहायता से ये पेंटिंग बनाते हैं जो आज विश्व प्रसिद्ध हैं, जगह जगह इनकी प्रदर्शनी लग चुकी है। यहाँ बजरंग जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि इनकी जो पेंटिंग होती है उनका मोटिव क्या होता है, उनके पीछे का मकसद क्या होता है, जी किस तरह की पेंटिंग ये बनाते हैं? जी सत्येंद्र बाबू, मैं हर प्रकार का, पहले जो मेरे पास सब्जेक्ट थे इतने थे कि मैं हर प्रकार की पेंटिंग बनाई है मैंने। मुझे जो लगा, जैसा लगा, जिस चीज़ को मैं उस नज़र से देखता, मैं उसको उतार दिया करता था। जो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो किताब से कुछ मुझे विचार मिलता है तो मैं उसको उतार दिया करता था। या जो भी मैं देखता था मेरे आसपास कुछ घटनाएं घट रही है, उसको मैं उतार दिया। लेकिन फिर मेरा धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे मैं एग्जीबिशन लगाने बाहर गया, लोगों के विचार जाने, लोगों के जो दूसरे मुझसे जो बड़े स्थापित कलाकार हैं उनको जो पेंटिंग शो होते थे, उनकी मैंने पेंटिंग्स को देखा, तब मुझे वहाँ से मेरे मन में ये आया कि मुझे मेरे काम को इतना मतलब डिप्रेस्ड जिसको बोलते हैं, तनावपूर्ण, वो जो मुझे नहीं दिखाना चाहिए, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा गंभीरताएं भर दी थी, उस बहुत सीरियस कर दिया काम को। फिर मैंने उसको लाइट करना शुरू किया धीरे धीरे। अभी जो मेरा काम है वो हर व्यक्ति उसको पसंद करता है, और मेरा काम है जो प्रोफाइल पेंटिंग से मेरा काम पहचाना जाता है, और उसमें मैं फेस पे काम करता हूँ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारे जो कुणाल जी पटावरी है, उन्होंने एक शोध करवाया था, उस शोध में निकल के आया कि कोई फॉरेन में एक कोई 300 साल पहले एक फॉरेनर काम किया करते थे। जी। जिस शैली स्टाइल में जो मैं काम करता हूँ, वो उस शैली में काम किया करते हैं। एक तरीके से मैं उनके काम को आगे बढ़ा रहा हूँ, और अपने हिंदुस्तान में मेरे स्टाइल में मैं ये मतलब इसको आत्मविश्वास से, यकीन के भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम सिर्फ मैं ही करता हूँ, और मैं किसी का भी नक्शा या किसी की लीक को चोरी नहीं करता। मेरा सारा कुछ मेरा निर्मित होता है, मेरा व्यक्तिगत होता है, और जो स्टाइल सब कुछ ईजाद मेरा किया हुआ है मेरे काम में। और इस काम का नाम मैंने अभी लाइन आर्ट रखा है, और इसको प्रोफाइल पेंटिंग से जानते हैं लोग। बजरंग जी ये बताइए कि आगे आपका क्या लक्ष्य है? जी, मेरे सामने लक्ष्य बस एक ही है कि मुझे अभी जल्दी से जल्दी एक तो राष्ट्रपति भवन में एग्जीबिशन लगानी है, और दूसरा मेरा जो सपना है वो मैं मोदी जी से मिलूं और मैं उनको मेरे हाथों से पेंटिंग भेंट करूं, और मैं मेरे माता पिता को खुश रख सकूं। बस मेरे सामने यही लक्ष्य। एग्जीबिशन का जैसे आपने बताया कि आपकी कई जगह लग चुकी है एग्जीबिशन, उनमें से कुछ थोड़ी जानकारी देंगे? बिल्कुल।
एग्जीबिशंस जैसे, तो ये मेरा जो सेकंड एग्जीबिशन लगा था वो लगा था जयपुर क्लार्स आमेर 5 स्टार होटल में। उसकी डायरेक्ट जो ये टिमी कुमार जी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने मेरी 2 एग्जीबिशंस वहाँ लगवा दी होटल में। बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा, मीडिया बहुत आई और सबका आशीर्वाद रहा, और पेंटिंग भी खूब सेल हुई। और हर एक कलाकार का अपना एक सपना होता है ज़िंदगी में कि वो अपने एक सोलो एग्जीबिशन कर दे, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। ये बिना गुरु कृपा, बिना भगवान की कृपा, बिना मतलब अच्छे अच्छे लोगों के सहयोग के बिना सोलो एग्जीबिशन लगाना बहुत कठिन काम होता है। क्योंकि आप अगर एग्जीबिशन लगा भी दोगे तो आप दर्शक कहाँ से लाओगे? अगर दर्शक आ गए तो फिर आप ये मीडिया कहाँ से लाओगे? अगर मीडिया भी आ गई तो आप खरीदार कहाँ से लाओगे? ये सब कुछ मतलब वही कर सकते हैं जो इसमें रात दिन जो काम करते हैं, जो लोग जानते हैं। और मैंने देखा है मेरे मित्रों को कि वो एग्जीबिशन नहीं लगा पाए। बहुत से मित्र हैं, उन्होंने पेंटिंग बना बना के अपने कमरे भर रखे, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं होता। आखिर क्या होता है कि वो हार जाते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं उस काम को और दूसरे लाइन में चले जाते हैं। क्योंकि आर्ट के क्षेत्र में अपने आप को खड़ा करना, मुझे लगता है कि मैंने, पता नहीं मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ है, मुझे खुद यकीन नहीं है, लेकिन मैं मेरे मित्रों से बात करता हूँ जो मेरे आर्टिस्ट मित्र हैं, वो बताते हैं कि बहुत कठिन काम है, ऐसा उनका कहना है। ऐसा सुनने में आया है कि आप छोटे बच्चों को भी पेंटिंग सिखा रहे हैं। हाँ जी जी, मैं, हमारी एक गांव में स्कूल है, आदर्श बाल विद्या मंदिर स्कूल, जो सुरेंद्र जी पटावरी और ये स्कूल भी चैरिटेबल ट्रस्ट उसको चलाते हैं। तो वहाँ पे मुफ्त शिक्षा दी जाती है, 5वीं क्लास तक बच्चों से कुछ भी नहीं लिया जाता। वहाँ पे हर प्रकार के बच्चों के लिए सुविधा है। तो कुणाल जी ने ऐसा विचार प्रकट किया कि बजरंग जी आप बच्चों को सिखाओ काम कुछ पेंटिंग का। मैंने मना कर दिया कि नहीं कुणाल बाबू, मुझसे संभव नहीं होगा। तब मैंने उनके कहने पर यह काम शुरू कर दिया। मुझे आज 7 साल हो गए और मैं हर साल 15 बच्चों को लेता हूँ और उन बच्चों को मैं, मेरी तरफ से जितना मैं अच्छा उनको सिखा सकता हूँ मैंने उनको सिखाया, और बच्चे आगे जाके अच्छा कर रहे हैं। और अभी मैं 15 बच्चों को और ट्रेन कर रहा हूँ। तो इस करके मैं हर साल 15 बच्चों को। कितने साल हो गए सर? मुझे 7 साल हो गए इसमें। हर साल 15 बच्चों को? हर साल 15 बच्चों को लेता हूँ। 7 सालों से ये प्रत्येक वर्ष 15 बच्चों को, छोटे बच्चों को, लगभग कितनी उम्र होती है बच्चों की? 4th से 5वीं क्लास के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। उनको 12 महीने आप सिखाते हैं? जी जी। उनको 12 महीने ये पेंटिंग की शिक्षा भी देते हैं, उनको पेंटिंग सिखाते हैं। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये अपनी विरासत को आगे का रास्ता दे रहे हैं। आगे की जो पीढ़ी है, वर्तमान जो पीढ़ी है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई आज हम पाश्चात्य युग में जा रहे हैं, मोबाइल टीवी का युग है। उस समय में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि पेंटिंग है या जो हमारे पुराने तौर तरीके हैं उनको कायम रख पाएँ। तो बजरंग जी ने इस क्षेत्र में भी एक अलग कदम उठाया है, खुद की मजबूरियों से मतलब दूर होकर। मुझे लगता है कि जैसे जीवन में हमारे लिए हमने जो देखा है, हमने जो सीखा है, हमें अब बच्चों को ये बताना चाहिए कि आप के लिए जो अन्य सब्जेक्ट जितने जरूरी है उतना आर्ट भी जरूरी है आपके लिए। कला का क्षेत्र भी जरूरी है, क्योंकि कला का क्षेत्र भी जरूरी है। इससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। सृजन एक ऐसा मेरे लिए विषय रहा है, मैंने देखा है इसको जी है कि आप इसमें अपने आप को, मतलब जिसको बोलते हैं ना, पोषित कर सकते हैं। इसमें अपने आप को खुराक दे सकते हैं। आप अपने आप को अकेले में भी, मतलब ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। आप जब काम करते हो पेंटिंग का, या फिर कोई वाद्य बजाते हो, या फिर गायन करते हो, आप अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हो जिसमें सुख ही सुख होता है। वापस मैं आपकी पेंटिंग पे आना चाहूँगा। एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगता है आपको? मुझे, देखिए मेरा हाथ है वो पूरा काम नहीं करता, बहुत कम काम करता है। मुझे पेंसिल भी उठाना होता है, मुझे पेन भी उठाना होता है, सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो थोड़ा थोड़ा कर पाता हूँ मैं। पहले पेंसिल से तैयार करता हूँ, फिर पेन से तैयार करता हूँ, पहले पेंसिल से स्केच बनाते हो? स्केच बनाता हूँ, फिर पेंटिंग को पेन से तैयार करता हूँ, फिर उसकी गुटाई करता हूँ, फिर कलर करता हूँ। कलर करने में मुझे करीबन 25 दिनों से 1 महीना लग जाता है। एक महीने में एक पेंटिंग तैयार होती है।
जी बिल्कुल। वो एक साल में लगभग 10-12 पेंटिंग आप 10-12 पेंटिंग बनाता हूँ। और मेरे गुरु श्री विनोद जी ने मुझे यही सिखाया है कि कम करो लेकिन अच्छा करो। अच्छा करो। जी आपके गुरु विनोद जी हैं? जी, मेरे गुरु विनोद जी है। और मुझे इस बात का फ़ख्र है, मुझे गर्व महसूस होता है जब मैं उनका नाम लेता हूँ। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं विनोद जी का, मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं, लेकिन वो मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मेरे मित्र है, वो मेरे गुरु है, वो मेरे स्नेही है। इसको बोलते हैं ना कि मैंने उनसे वो सब बातें की है सुख दुख की, जो मैंने आज तक किसी से नहीं की, किसी को पता भी नहीं है, हमने वो बातें की है। और उन्होंने मुझे हर प्रकार से संबल दिया है, हर प्रकार से साथ दिया है। और जैसे उस दिन जो शुरुआती साथ था, वहाँ से लेकर आज तक उनका एक सा साथ बनाया है। और मेरे जितने जो मित्र है, सहयोगी है, सबका मुझे भरपूर भरपूर सहयोग मिला है, साथ मिला है। और सबकी शुभकामनाएं दुआओं से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और मुझे जितने अवार्ड से मिलते हैं, तब मैं हमेशा पहले यही बोलता हूँ कि विनोद भाई साहब को बोलता हूँ, भाई साहब आपका अवार्ड है, आप लीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, अवार्ड मोहम्मद सर का है, इसलिए हमने घर पे लेके जा। क्योंकि मैं हर बार इनको एक ही बात बोलता हूँ, जब भी कभी मेरा जो ये जयपुर में ललित कला अकादमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, मैंने विनोद भाई साहब को बोला, भाई साहब आप लीजिए इस अवार्ड को। बोले कि नहीं, अवार्ड तेरा है, तू ले। मैंने कहा मैं तो, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा है, ये सब आपका है। बोलते कि नहीं, ये अपने गांव का है, मोमासिर का। तो मैंने जो किया अपने गांव के लिए किया, और मुझे अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि गांव का प्रत्येक नागरिक मतलब अपने अपने जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, और अपने जो क्षेत्र में काम करे उसको ईमानदारी से अच्छे से करे, और आगे बढ़े खूब। बस यही मैं चाहता हूँ, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। आपने अपने परेशानी के समय दुखद जो क्षण थे आपके जीवन के, उनके बारे में बताया। क्या बताऊँ अपने इतना। जीवन के नहीं, मैं दुखद क्षणों के बारे में मैं नहीं जानना चाहता, क्योंकि उसके बाद तो आपने अपना एक मुकाम बना लिया है। वो तो जो क्षण थे वो तो दूर जा चुके हैं। मैं आपके जीवन का जो सबसे सुखद क्षण है वो जानना चाहता हूँ। सुखद, मैंने ये समझिए कि 2005 से लेकर 2021 तक मैंने ऐसा समय जिया है। ये जो समय है, मैंने कभी शरीर को याद नहीं किया, मेरे शरीर को कभी भी मैं ऐसे देख के परेशान नहीं हुआ। और कभी मैं शायद इस बीच के टाइम में 2005 से 21-22 तक कभी रोया हूँ। मैंने जितना आंसू बहाने थे वो मैंने 2005 से पहले बहा लिए, उसके बाद मैं आज तक नहीं रोया वापस। और जब भी रोया, भगवान के आगे मैंने यही प्रार्थना की कि अगर आपने मुझे ऐसा बना के छोड़ा है, तो कुछ ऐसा भी करो जिससे मुझे जीने का कुछ अवसर मिले, मौका मिले। मतलब यूँ कह सकते हैं कि मैं ज़िंदगी जीने के या फिर जीवित रहने के ऐसे बहाने ढूंढ रहा था कि मुझे जीना है, कैसे भी करके जीना है। तो भगवान ने मुझ पे कृपा कर दी, और मैंने हर वक्त एक जो बोलते हैं ना, एक कुशल जो प्रेरक होता है विनोद जी जोशी, उनके सहायतले या फिर बोलते उनके सानिध्य में उन्होंने जो बताया मैंने वो किया। और उनका जो मेन मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि आप सब अपने अपने तरीके से अपने वक्त को, अपने समय को जी रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आप इसमें कुछ करो, इसमें आगे बढ़ो, इसमें आपने अपने जो आपका वर्तमान है उसको सार्थक करो। और मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता। और किसी को शायद कुछ चीज़ें जी लेने के बाद वो आगे बढ़ जाता है, कोई थोड़ा बहुत उसको उपलब्धि मिल जाती है। तो मेरी तो कोई उपलब्धि है वो तो मैं कभी मान ही नहीं सकता कि ये मेरी उपलब्धि है, क्यों, ये तो सामूहिक है, सबका साथ है, और विनोद जी के आशीर्वाद से है। इसको मैं मेरी व्यक्तिगत भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब सबके सहयोग से ही हो पाता है। लेकिन हाँ, हिम्मत रखना इंसान का बहुत ज़रूरी है।
अगर हिम्मत हार दे तो उसके बाद कुछ नहीं है, सब कुछ। मैंने भी हिम्मत हारी थी, लेकिन वो विनोद जी के कुछ शब्द थे जो भीतर में एकदम काम किए, और मैंने अपने आप को फिर से समेटा, फिर से संभाला। और कम से कम मुझे कोई आज विकलांग या फिर हीन भावना से या हिकारत भरी नज़रों से नहीं देखता। वो मुझे कहता है कि चलो बात भी करते, चलो कलाकार के पास चलते हैं, चलो बजरंग जी के पास चलते हैं। कम से कम एक सम्मान पूर्वक जीने का जो अवसर है वो मुझे भगवान ने और विनोद जी ने प्रदान किया। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सदा सबका आभारी हूँ कि सब ने मुझे सहयोग दिया, सब ने मुझे प्यार दिया, और उस प्यार की बदौलत आज मैं आपके सामने हूँ, वरना मैं तो कब का ख़त्म हो गया था। जैसे कि मैंने कहा था कि संघर्ष ही जीवन है, और जो संघर्ष से जीत गया वो बजरंग सुतार है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले, और उसके बाद उन संघर्षों से जूझते हुए, लड़ते हुए आज एक अपना अलग मुकाम बनाया है कि कोई इनको ये नहीं कह सकता कि तुम क्या हो। एक कलाकार जो विश्व में अपनी एक स्थान बना चुके हैं, कई जगह इनकी एग्जीबिशन लग चुकी हैं, प्रदर्शनियां लग चुकी हैं, और वर्तमान में भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये अपनी कुछ पेंटिंग्स हमें दिखाएं, और दर्शकों को थोड़ा सा ये बताएं कि ये पेंटिंग्स किस तरह से बनाते हैं। जी बिल्कुल। स्टॉप। जैसा कि बजरंग जी ने हमें बताया कि वे अपने उल्टे हाथ, एक अंगुली और अंगूठे की सहायता से पेंटिंग्स करते हैं। देखिए, हम यहाँ इनकी बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स को देख रहे हैं। इनको वाकई में अद्भुत। कहते हैं ना कि प्रभु जब इंसान के लिए एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता स्वयं ही खोल देते हैं। यहाँ यही साबित हो रहा है। और जब हम बजरंग जी द्वारा सिखाए गए बच्चों की पेंटिंग्स देखते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है कि मात्र 7-8 वर्ष के बच्चों को भी इन्होंने इतना माहिर कर दिया है। गजब है। एक सवाल तो यार पूछिएगा। बजरंग जी से हम जानना चाह रहे हैं कि ये पेंटिंग को किस तरह से तैयार करते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि उल्टे हाथ की सिर्फ एक अंगूठा और एक अंगुली ही की मदद से ये पूरी पेंटिंग तैयार करते हैं। तो हम इनसे लाइव देखेंगे कि किस तरह से पेंटिंग तैयार करते हैं। बताइए बजरंग जी जरा। पेंटिंग करने का तरीका देख के हम कह सकते हैं कि एक साधारण आम इंसान शायद ये नहीं कर पाएगा कि सिर्फ 2 उंगलियों की मदद से ब्रश को उठाना, कलर को तैयार करना, उसके बाद पेंटिंग शीट को सेट करके उस पर पेंट करना।
लेकिन बजरंग जी को देख के ऐसा नहीं लग पाता कि इसमें कुछ भी है, इनको असहज लग रहा है, बिल्कुल आराम से ये इस चीज़ को कर पा रहे हैं। जी शुक्रिया बजरंग जी। धन्यवाद सत्येंद्र बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, मुझसे बात की, मुझे अच्छा लगा। और खबरी खबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।